बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम की ख़बरों से ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से जुड़ी दो अहम ख़बरें, उनकी मुख्तसर सी डिटेल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन, आज मंगल का दिन है और 23 सितंबर है, और आप जानते हैं कि मंगल का दिन मुलाकातियों का दिन होता है। और ये जो मुलाकाती हैं, ये इमरान खान से मुलाकात करने के लिए अडयाला जेल जाते हैं। तो जो 6 लोगों की फ़हरिस्त अडयाला जेल की इंतज़ामिया को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कोऑर्डिनेटर हैं इंतज़ार पंजोता साहब, जमा कराई गई है, उसमें बैरिस्टर गौहर अली खान का नाम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, सलमान अकरम राजा पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब के जो तर्जुमान हैं नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, उनका नाम भी फ़हरिस्त में शामिल है। अली बुखारी, अली एजाज बुट्टर और समीर खोसा, ये 6 लोग हैं जिनकी मुलाकात की फ़हरिस्त अडयाला जेल के इंतज़ामिया को दी गई है। तो लेट्स सी आज किसकी मुलाकात होती है, कितनों की मुलाकात होती है, दोपहर के ब्लॉग में या शाम के ब्लॉग में उसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान और बुशरा बीबी से जुड़ा एक इनडायरेक्ट मुकदमा, वैसे तो डायरेक्ट मुकदमा है, लेकिन जो पटिशनर हैं जिन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है, उनका इस सारे मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं बनता, कोई हक़ दावा नहीं बनता। अब इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के अज़वाजी ताल्लुकात के लिए जो दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुज़िश्ता हफ़्ते दायर की गई, इसे हाई कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। अब ये जो समाअत है, जो कि इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के अज़वाजी ताल्लुकात के हवाले से दायर की गई है, एक शहरी की तरफ से जो ये दावा करता है कि वो इमरान खान का फॉलोवर है, इमरान खान का सपोर्टर है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर इस केस की आज समाअत करेंगे। तो देखते हैं जज साहब इस पे क्या फ़ैसला सादिर फरमाते हैं। लेकिन मेरी नज़र में तो जो दरख्वास्त गुज़ार है, जो एक हक़ दावा नहीं रखता जिस मामले पे, उस पे उसने पटिशन दायर की है, तो मेरे ख्याल से सरजनिश भी होनी चाहिए और भारी जुर्माना भी होना चाहिए। बाकी देखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस दरख्वास्त पे क्या फ़ैसला करती है। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो नई आइनी तरमीम और जस्टिस मंसूर शाह ने फ़ैसले में क्या लिखा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने फ़ैसले में क्या लिखा। नाज़रीन, 7 मई 2025 को मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक या मिलिट्री कोर्ट के फ़ैसले के हवाले से जो इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर हुई थी, उसका तफसीली फ़ैसला जो है वो जारी कर दिया गया। हर मुख्तसर फ़ैसला 7 मई 2025 को जारी किया गया था। नाज़रीन, 68 सफ़ात का ये जो फ़ैसला है जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने तहरीर किया है, लेकिन उनके साथ जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने 47 सफ़ात का एडिशनल नोट तहरीर किया है। और उस एडिशनल नोट पर भी जो बाकी 4 जजेज़ हैं, क्योंकि 7 रुकनी लाजर बेंच था, 5-2 के तनासब से ये फ़ैसला आया था, तो जो 5 जजेज़ हैं, जो 4 जजेज़ हैं मोहम्मद अली मदर के अलावा, उन्होंने भी उनके एडिशनल नोट के साथ जो है वो इत्तफ़ाक़ किया है। इस फ़ैसले में नाज़रीन कहा गया है, पहले तो ब्रीफ हक़ाइक़ जो है वो लिखे गए हैं कि 9 मई को टारगेट हमले किए गए मिलिट्री इमलाक पे, जिसके नतीजे में कई FIR का जो है वो इंदराज किया गया और शरपसंदों को जो है उसमें शरपसंदों के खिलाफ ये FIR जो है वो दर्ज की गई थी। अब यहाँ पे जो परपीट्रेटर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है अदालती फ़ैसले में, इस पर बहुत सारे लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन चिल्लाने से क्या होगा। एक्चुअली तो जो FIR होती है उसमें यही लिखा जाता है, फ़ैसले में भी इसी तरीके से लिखा जाता है, लेकिन किसी का नाम नहीं लिखा गया कि कौन परपीट्रेटर है, कौन शरपसंद है। शरपसंदों के खिलाफ 9 मई की FIR दर्ज की गई मिलिट्री इमलाक पर जो है वो हमले करने के जुर्म में, ऑफेंस में। अब इसमें जज साहब ने ये लिखा कि मिलिट्री कोर्ट्स की जो दफ़ात थी कि इतने लोगों का यानी 103 लोगों को हिरासत में लिया गया था, वो दफ़ात जो है वो FIR में शामिल कर ली गई। और जब वो दफ़ात FIR में शामिल कर ली गई तो 103 अफराद की जो है वो कस्टडी हासिल की गई और आइनी जो दरख्वास्तें थी उसकी इस्तदाएँ क्या थी वो भी अदालती फ़ैसले में तहरीर किया गया। लेकिन मेरी नज़र में इस पूरे फ़ैसले में जो अहम नुक्ता है, जिस पर कुछ हमारे दोस्तों ने बात भी की है, कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के फ़ैसले में अमीनुद्दीन खान साहब ने ये लिखा था और इस मिलिट्री कोर्ट के फ़ैसले में अमीनुद्दीन खान साहब ने ये लिख दिया है, या मोहम्मद अली मदर साहब ये कहते हैं। तो नाज़रीन, बात ये है, जो एक ख़ुलासा है इस सारे नुक्ते का, जो आर्टिकल 8 की पहला जो बेंच था 5 रुकनी, जिसकी सरबराही जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब के पास थी, उसकी जो इंटरप्रिटेशन की गई, इस फ़ैसले में कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह करने का अख्तियार तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है, लेकिन वो तशरीह करते हुए आपको इतनी गहराई या इतनी डेप्थ में, यानी रीडिंग डाउन या रीडिंग इन नहीं करना चाहिए
کہ جہاں آپ نے تشریح کرنی ہے تشریح سے ہٹ کے آپ ایسی باتیں کانسٹیٹیوشن کے اندر شامل کر دیں جب ٹیکسٹ بھی بڑا واضح ہو، تو یہ آئینی ترمیم کے مترادف ہوگا، یہ قانون سازی کے مترادف ہوگا، یہ امینڈمنٹ کے مترادف ہوگا۔ تو فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ایسی تشریح کرنا جس کے ذریعے کسی کی اہلیت بنا دینا، کسی کی نااہلیت بنا دینا، رکاوٹیں پیدا کر دینا، رکاوٹیں ہٹا دینا، ایسی تشریح نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں پر کانسٹیٹیوشن کا ٹیکسٹ بڑا واضح ہے تو سپریم کورٹ کو اس کی تشریح میں نہیں جانا چاہیے، اور جہاں پر معاملہ مبہم ہو وہاں پر سپریم کورٹ کو تشریح کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر تو آرٹیکل 8 جو تھا وہ بڑا کلیئر تھا، اور جہاں حوالہ دیا گیا جسٹس مظاہر نقوی صاحب کا کہ اس میں امین الدین خان صاحب نے کہا کہ جج اگر ریزائن بھی کر جائے تو ریزائن کرنے کے بعد بھی اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، تو کانسٹیٹیوشن اس حوالے سے مبہم تھا کہ اگر سپریم جوڈیشل کونسل کسی جج کے خلاف کیس ٹیک اپ کرتی ہے، شکایت آتی ہے، اس میں کرپشن کا الزام ہے، مس کنڈکٹ کا الزام ہے، اس میں اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام ہے، تو کیا وہ جج صاحب جو ہیں وہ ریزائن کر جائیں، یا ریزائن کرنے کے بعد بھی کارروائی ہو سکتی ہے؟ تو اس فیصلے میں لکھا گیا تھا کہ اگر شکایت آنے پہ سپریم جوڈیشل کونسل معاملے کو ٹیک اپ کرتی ہے اور جب تک شو کاز نوٹس جاری نہیں ہوتا، شو کاز نوٹس جاری ہونے سے پہلے اگر جج ریزائن کر جائے تو سپریم جوڈیشل کونسل اس کے خلاف کارروائی کرنے کی مجاز نہیں۔ لیکن اگر سپریم جوڈیشل کونسل اس نتیجے پہ پہنچے کہ جج کو شو کاز نوٹس ہونا چاہیے کیونکہ جج کے خلاف لگائے گئے الزامات اس میں بڑا سبسٹانس ہے، وہ بڑے ٹھوس شواہد ہیں اور ایسے شواہد ہیں جو جھٹلائے نہیں جا سکتے، ان کی انکوائری ہونی چاہیے، تو پھر اس موقع پہ جب شو کاز نوٹس جاری ہو جائے، جج اگر ریزائن کر جائے تو اس کے خلاف پروسیڈ کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ ہوتا کیا تھا کہ کسی جج کے خلاف انکوائری چل رہی ہے، شو کاز نوٹس بھی جاری ہو گیا، کسی جج کا میں نام نہیں لے رہا، وہ ریزائن کر جاتا تھا، اور ریزائن کرنے کے نتیجے میں اس کے جو پکس ہوتے تھے، اس کی جو مراد ہوتی تھیں، وہ اس کو ملتی رہتی تھی ساری زندگی۔ یعنی جس شخص کے خلاف کیس یعنی اس نوعیت کا تھا کہ وہ ثابت ہو سکتا تھا، اس کے پرکس، اس کے مراد، اس کے باقی جو بینیفٹس اس نے لیے ہیں وہ اس سے چھینے جا سکتے تھے، ریزائن کر کے وہ اس چیز سے بچ جاتا تھا کیونکہ کانسٹیٹیوشن واضح نہیں تھا، کانسٹیٹیوشن کا ٹیکسٹ واضح نہیں تھا۔ تو پہلے 5 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا، اب سپریم کورٹ نے انٹرا کورٹ اپیل میں جو تفصیلی اکثریتی فیصلہ جاری کیا ہے اس میں 5-7 سے یہ جو انٹرا کورٹ اپیلیں تھیں کہ جو سویلینز ہیں ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے۔ اور ناظرین مرکزی نقطہ، اب دیکھیں نا یہاں پہ جتنی مرضی باتیں کریں، جب یہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے لیے 9 مئی کے ملزمان کو حراست میں لیا گیا تھا تو ایک نقطہ یہ ہوتا تھا کہ اس ملٹری کورٹ میں تو رائٹ آف اپیل ہی نہیں ہے، یہاں تو رائٹ آف اپیل ہو پھر تو چلیں بات ہو، تو رائٹ آف اپیل نہیں تو بنیادی حقوق کا تحفظ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ رائٹ آف اپیل بھی اس فیصلے میں دے دیا گیا ہے کہ ملٹری کورٹ سے اگر کسی کو سزا ہوتی ہے تو اس پہ رائٹ آف اپیل دے، پارلیمنٹ دے اس پہ رائٹ آف اپیل۔ اور حکومت نے اٹارنی جنرل نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اس آبزرویشن کو، ان ہدایات کو جو قانون سازی سے متعلق ہیں، رائٹ آف اپیل سے متعلق ہیں، ان کو ریگارڈ کیا جائے گا، ان کا احترام کیا جائے گا۔ یعنی حکومت نے قانون سازی کرنے کی یقین دہانی ایک طریقے سے کرا دی تھی، تو یہ رائٹ آف اپیل بھی مل گیا ہے۔ اب ناظرین یہ فیصلہ جاری ہونے کے بعد نظر ثانی کی درخواستیں چونکہ فیصلے کے خلاف جو ہے وہ آ چکی تھیں، اب دیکھتے ہیں کہ وہ نظر ثانی کی درخواستیں کب ٹیک اپ ہوتی ہیں۔ اب ناظرین آتے ہیں شیر افضل مروت صاحب والی جو خبر ہے کہ وہ کیوں الٹی کلہ بازیاں لگا رہے ہیں۔ ناظرین جو خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیرسٹر علی ظفر صاحب کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں ناظرین بیرسٹر علی ظفر کو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیں بیرسٹر صاحب، علی ظفر صاحب، آپ ماشاءاللہ بڑے سینئر ہیں، پارٹی کے رہنما بھی ہیں، لیکن اپنے اندر جو ہے وہ شیر افضل مروت والا کرنٹ پیدا کرو۔ شیر افضل مروت بونو جیسے وہ میڈیا کے اوپر جو ہے آ کے چھا جاتا تھا، بلنٹلی بولتا تھا اور تگڑا بولتا تھا، بے باک بولتا تھا، دو ٹوک جواب دیتا تھا، شیر افضل مروت بنو، اس کی طرح بنو، اس کو فالو کرو یا اس کی طرح اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرو۔ اب وہ بات چلتی چلتی شیر افضل مروت تک بھی آ گئی، اور مروت صاحب اس پہ پھولے نہیں سما رہے تھے، خوشی سے نہال تھے کہ عمران خان صاحب نے چلیں میرا نام لے کے میری وہ جو پرانا جو میرا ایک امیج تھا اس کو ایڈمٹ کیا، اور اپنے پارٹی کے جو سینٹ کے پارلیمانی لیڈر ہیں ان سے کہا کہ اپنے آپ کو تم شیر افضل مروت کی طرح بناؤ۔ تو یہ میری تعریف ہے، شیر افضل مروت صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ میری تعریف کی گئی ہے، اور اس بات کی تصدیق میں نے علی ظفر صاحب سے بھی کی، کیونکہ مجھے جس سورس سے پتہ چلا اور مجھے علی ظفر صاحب کے ساتھ گزشتہ روز ان کے ساتھ ملاقات کا اتفاق ہوا سپریم کورٹ میں،
तो मैंने उनसे पूछा, बल्कि पहले तो मैंने कहा कि आप शेर वज़न मरवत बने। कहते क्या मतलब? मैंने कहा खान साहब ने आपको नहीं कहा कि आप शेर वज़न मरवत बने? तो वो हैरान हुआ कि तुम्हें इस बात का कैसे पता चला? मैंने कहा बस हमें भी पता चल गया। कहते थे चले मैं पता चलाऊँगा कि इमरान साहब आपको ये बात कहाँ से पता चली। अब नाज़रीन आते हैं जो अगली खबर है। ये नाज़रीन एक तस्वीर है। अब तस्वीर का ज़िक्र शायद मैंने चले नहीं किया, थंबनेल पे मैं आपको बता देता हूँ। ये नाज़रीन हमारे अपने सर आए इफ्तिखार साहब लाहौर से, हमारे साथ मुलाकात की, और ये प्योरली सहाफ़ियों की मुलाकात और सहाफ़ियों की तस्वीर है, जिसमें हसन अयूब हैं, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी हैं और एक ख़ातून है, अब मुझे उनका नाम नहीं आ रहा, आसमा इकबाल, और साथ में अपना अवैस यूसुफ ज़ई हैं और एक हसन हैं, ये भी सहाफ़ी हैं लेकिन इफ्तिखार साहब के बेटे हैं। लाहौर से आए, इनके साथ मुलाकात हुई। ये क्योंकि इफ्तिखार साहब बुज़ुर्ग सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, लेजेंड सहाफ़ी हैं और हमारे उस्तादों की तरह हैं। मैं तो उनका बहुत एहतराम करता हूँ। और उस वक्त से जब उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा था, उस वक्त मैं मीडिया में भी नहीं था, कि जो साबिक चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के नसीम हसन शाह साहब, जिन्होंने एतराफ़ किया कि भुट्टो केस में उन पर दबाव था और जो फैसला भुट्टो केस में दिया गया उसमें फेयर ट्रायल का हक भुट्टो साहब को नहीं मिला। तो वो जो फैसला फिर सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसमें भुट्टो के ट्रायल को जो है उसमें डिक्लेयर किया गया, काजी फाइज साहब भी थे, मंसूर शाह साहब भी थे और भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, कि फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला। उस केस को भी मैंने रिपोर्ट किया। वो केस भी सारा अपने इमाम इफ्तिखार अहमद साहब जो थे उनके उसी इंटरव्यू का भी बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया। तो वो मुलाकात करने के लिए आए, हमने एक तस्वीर बनाई, हसन ने अवैस ने वो एक्स पे लगा दी, तो उस पर चीखें निकल रही हैं जी, यानी इतनी बर्दाश्त नहीं है। अब नाज़रीन आते हैं, एक और वीडियो भी है और वो मरीम नवाज़ का सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ क्या है? मरीम नवाज़ साहबा गई हैं सैलाब ज़दा इलाकों में और वहाँ पे उन्होंने सैलाब मुतासरीन के साथ मुलाकात में जो सिलाई मशीन है वो सिलाई मशीन भी चलाई है, कपड़े की सिलाई भी की है। अब मरीम नवाज़ जो कि सोने का चमचा लेके पैदा हुई, शायद कोई तसव्वुर कर सकता हो कि उसको सिलाई मशीन चलानी भी आती होगी, यानी जो मैनुअल वाली सिलाई मशीन है। हाँ, इलेक्ट्रिक शायद वो चलाई हो उन्होंने, आप सोच सकते हैं, लेकिन वो मैनुअल वाली जो सिलाई मशीन है वो भी मरीम नवाज़ ने वहाँ पे चला के भी दिखाई और सिलाई करके भी दिखाई। किसको दिखाई? सैलाब मुतासरा खातून को। ये नाज़रीन वीडियो देखें, मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो इस वीडियो ने भी हैरान कर दिया। ये दिखावा नहीं है नाज़रीन, ये जिस तरीके से उसके मतलब चीज़ों को वो ऊपर नीचे कर रही थी और सिलाई कर रही थी और पीछे से एक वो एक मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट था उसको भी ऊपर किया। ये जैसे आपने अगर माजी में, बचपन में या जवानी में आपने सिलाई मशीन चलाई हो तो फिर ही आप ये सब कुछ कर सकते हैं। तो इसका बड़ा इम्पैक्ट किया है जो मरीम नवाज़ ने सिलाई मशीन चलाई है। लेकिन एक जो ऐलान मरीम नवाज़ साहबा ने किया कि जो सैलाब मुतासरा हैं उनमें जो किसानों की जो फसलें, जो खेत खलियान जो है वो उसका जो नुकसान हुआ है 20,000 रुपये उन्होंने फ़ी एकड़ देने का ऐलान किया है। तो ये अगर ज़्यादा होता तो और अच्छा होता, लेकिन हम नहीं कह सकते कि पंजाब हुकूमत के वसाइल क्या हैं, लेकिन 20,000 भी ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाता तो और भी अच्छा होता। इसके अलावा नाज़रीन जो सवालात उठाए जा रहे थे कि ये जो पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा हुआ है ये किन टर्म्स पे हुआ है, किन शराइत पे हुआ है, तो हुकूमत ने बड़ा फ़ैसला ये किया है कि ये मुआहिदा हुकूमत पार्लियामेंट में लेके आएगी। 29 सितंबर की शाम 4 बजे इजलास होगा और इजलास बुलाने की जो समरी है वो मुतलका जो वजारत है पार्लिमानी अमूर की, उनके तरफ से वज़ीर आज़म को भिजवा दी गई है और इस पे अब वज़ीर आज़म जो हैं इस समरी को जो है वो सदर पाकिस्तान को फॉरवर्ड करेंगे। और इसमें जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं वो इस मुआहिदे के हवाले से जो मुबालगा राय की जा रही है उनकी मंजी ठोकेंगे। यानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं इस मुआहिदे के हवाले से जो पॉलिसी स्टेटमेंट है वो पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो पार्लियामेंट में देंगे। और नाज़रीन मैं अपने व्लॉग में कई मरतबा ये बात कर चुका हूँ कि ये जो मुआहिदा हुआ है, आप सिर्फ एक जहन में ये ख्याल लेके आए कि दुनिया के और भी मुस्लिम ममालिक थे, आखिर सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ ये मुआहिदा क्यों किया। जहाँ तक जंगी हथियार की बात है तो जदीद जंगी हथियार तुर्की के पास भी हैं, वो बनाता भी है, मलेशिया भी है, पैसे वाला मुल्क भी है, उसके साथ नहीं किया। ये जो इज़्ज़त पाकिस्तान के हक़ में आई है, यानी पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो जी डामाडोल है, वो जी बहरान का शिकार है।
پاکستان معاشی بحران کا شکار ہے، اور یہ ہم سالوں سے نہیں، یہ ہم ڈیکیڈ سے سن رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیں، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت نہیں، ایک اتفاق نہیں کہ معاشی بحران کے باوجود بھی ہمارے پاس نیوکلیر پاور ہے، ہمارے پاس ایٹمی طاقت ہے۔ تو یہ معاہدے کے بعد اب نہ صرف سعودی عربیہ کے سٹیزن نہیں، شہری نہیں کہ وہ حرمین شریفین کے محافظ ہیں، اب پاکستان کا ہر شہری جو ہے وہ حرمین شریفین کا محافظ ہے۔ باقی اس معاہدے میں کیا ہے وہ جب پیش کیا جائے گا 29 ستمبر کے قومی اسمبلی کے اجلاس میں سب کچھ واضح ہو جائے گا، جو بھی سوالات ہیں ان سوالات کے جواب بھی آ جائیں گے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔